दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्टहैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, नई तालीम में मेरी रुचि उसी दिन से रही है जिस दिन प्रातः स्मरणीय पूज्य महात्मा गांधी जी ने इस विषय पर विचार करने के लिए पहल एक सम्मेलन वर्धा में किया था, जिसमें देश के कुछ शिक्षा शास्त्री और राष्ट्रीय शिक्षा से संबंध रखने वाले कार्यकर्ता आमंत्रित थे। उस दिन से इस पद्धति की जिस प्रकार से जांच और प्रगति हुई है, मेरा उससे कुछ न कुछ संबंध रहा है और इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपने आज मुझे शिक्षा संबंधी विचारों को व्यक्त करने का अवसर दिया। यद्यपि मैं जानता हूं कि ऐसा करने में बहुत अंश में पुनरावृत्ति करूंगा और हो सकता है मेरे मत से दूसरों का, विशेषकर शिक्षा शास्त्रियों का मत ना मिले। इसके अतिरिक्त विचारणीय बात यह भी है कि शिक्षा के संबंध में केंद्रीय और राज्यों की सरकारें आज जो नीति बरत रही हैं, उसका मेरे मत के साथ कहाँ तक मेल होता है और मेरे मत में अथवा उस नीति में परिवर्तन कहाँ तक आवश्यक दिखता है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि मैं आज जो कुछ कहूँगा वह व्यक्तिगत विचार के रूप में ही समझा और देखा जाएगा और उस पर आप निर्भीकता पूर्वक और निर्लिप्त रूप से भली भांति विचार करेंगे। यह एक मानी हुई बात है कि जो पद्धति आज तक प्राथमिक वर्ग से लेकर विश्वविद्यालयों की उच्चतम कक्षा तक प्रचलित है, वह वही पद्धति है जिसको ब्रिटिश सरकार ने इस देश में चलाया था और स्वराज्य प्राप्ति के बाद भी अभी तक उसमें कहीं कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है। उसके लिए हम किसी को दोषी भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जिस प्रकार शांतिपूर्वक हमें स्वराज्य प्राप्त हुआ, उसमें यह अनिवार्य था कि स्वराज्य के साथ साथ वह शासन पद्धति, शिक्षा पद्धति तथा सारा उपक्रम जो अंग्रेजी राज्य में प्रचलित था, उस परिस्थिति के प्रकाश में विचार करें और जो कुछ परिवर्तन आवश्यक जचे उसे अमल में लाएं। चेंज। इसमें संदेह नहीं है कि अंग्रेजों ने जो शिक्षा पद्धति आरंभ की, वह विशेषकर अपने राज को आसानी से और सुविधा के साथ चलाने के लिए जारी की थी। उसके साथ साथ उनके दिल और दिमाग में भी यह विचारधारा काम कर रही थी कि यहाँ की संस्कृति और साहित्य में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको वे अपनी संस्कृति, साहित्य इत्यादि की अपेक्षा अधिक अच्छा समझें अथवा जिनको वे बनाए रखना उचित समझें। धीरे धीरे उनकी विचारधारा में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हुआ, पर मूल रूप से नहीं, और इसी बीच यूरोप में विज्ञान की जो प्रगति हुई, वह इस देश में उनकी भाषा के द्वारा ही प्रसारित हो सकती थी। इन सब का परिणाम यह हुआ कि शासन की सुविधा और अपनी भाषा तथा संस्कृति के प्रति श्रद्धा के कारण
उन्होंने इस पद्धति को जारी रखा और इसको अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी कई पीढ़ियों ने जो शिक्षा पाई इसी पद्धति से पाई। चेंज। अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों का विचार है कि हमारी अपनी भाषा ही ऐसी भाषा हो सकती है जो केवल शिक्षालयों के लिए ही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा का माध्यम बन सकती है, और जब तक उसको माध्यम बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक शिक्षा इने गिने लोगों की ही वस्तु रहेगी और जनसमूह के जीवन तक नहीं पहुंच सकेगी। दूसरी विचारधारा यह है कि आज के विज्ञान युग में हम इस देश को यूरोपीय विचारधारा से अलग नहीं रख सकते और न इसका अलग रहना वांछनीय है, और इसलिए कम से कम उच्च शिक्षा अंग्रेजी के माध्यम द्वारा ही दी जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो हम जीवन की दौड़ में और देशों की तुलना में पीछे रह जाएंगे और प्रगति नहीं कर सकेंगे। यह बात केवल शिक्षा के माध्यम के संबंध में ही नहीं बल्कि विचार करके देखा जाए तो बहुत गहरी है और सारी पद्धति के संबंध में है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि देश में शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा बहुत अधिक है, जो अब शहरों तक ही सीमित न रहकर ग्रामीण जनता में भी दिख रही है। पर उसका एक फल यह भी देखने में आ रहा है कि इतने लोग इन संस्थाओं से उत्तीर्ण होकर अपने को एक प्रकार से बेकार पा रहे हैं। सरकारी नौकरियां अथवा दूसरे प्रकार के काम जो शिक्षित वर्ग को मिल सकते हैं सीमित हैं, और जितने लोग उत्तीर्ण होते हैं उनमें से थोड़े ही लोग उनमें लग सकते हैं या उनमें लगने की योग्यता रखते हैं। अधिकांश विद्यार्थी अब वह काम नहीं कर सकते जो उनके पिता और दूसरे पूर्वज लोग किया करते थे। अंग्रेजी शिक्षा के फलस्वरूप उस काम के प्रति उनकी भावना में परिवर्तन आ गया। परिणाम हुआ कि बेकारी बढ़ी और उसके फलस्वरूप जीवन के प्रति असंतोष और उपेक्षा की भावना को बल मिला। यह इस देश के लिए बहुत भयंकर चीज है। इसलिए हम इस विषय पर मौलिक रूप से विचार करें कि जो पद्धति आज चल रही है और जिस पर हम इतना व्यय करके युवक और युवतियों को बहुत बड़ी संख्या में शिक्षित कर रहे हैं, वह आज की परिस्थितियों के कहां तक अनुकूल और लाभदायक है। चेंज। महात्मा गांधी ने इस आने वाली परिस्थिति का अनुमान लगाकर यह निश्चय कर लिया था कि यदि इस देश में अमीर और गरीब प्रत्येक भारतवासी के लिए शिक्षा आवश्यक है तो वह इस पद्धति से नहीं दी जा सकेगी, क्योंकि इसमें व्यय इतना है कि यह देश उस भार को नहीं उठा सकेगा। इन्हीं दोनों विचारों से उन्होंने नई तालीम की पद्धति निकाली, जिसको अन्य देशों के उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्रियों ने भी शास्त्रीय ढंग से विचार करके उपयोगी और लाभदायक ठहराया। महात्मा जी के विचार से जहाँ तक मैं
उनको समझ सकता हूं। इस पद्धति में अपने दो मौलिक तथ्य थे। एक तो इसमें शिक्षा केवल पुस्तकों के द्वारा ही दी जाए। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे भविष्य में आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।